तो वेलकम डे स्टूडेंट। सो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे थे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में भी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोगों को कवर करना है। इन दिस क्लास ऑल्सो हम लोग उसी टर्म्स को दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड वो चीजें हैं तो उनको समझना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का मिस भी हो गया होगा, सो उसको हम यहाँ पे भी कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि पूरे बच्चों को कोई जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं हमने देखा था, दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सो दीज आर द केमिकली कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ मेटल एटम or ion surrounded by anion, neutral molecules or sometimes positive molecules known as ligand through coordinate bond, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो दीज आर द केमिकल कंपाउंड, ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं that consist of a metal atom or ion surrounded by anion or we say neutral molecules or sometimes positive molecules known as ligand through the coordinate bond, क्लियर है। अब इसको समझने में हमें दो चीजों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होता है। वो दो चीजें क्या है, वो दो चीजें हैं हमारी, आजा। राइट। सो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है अपना कि डिफरेंशिएट बिटवीन डबल सॉल्ट एंड
कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। सो क्या करोगे सबसे पहले अगर देखो तो कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे कि हमने उसको डाला, जैसे NaCl हो गया, उसको पानी में डाला तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दो चीजों में टूट गया। तो ऐसी चीजें जो दो चीजों में टूट जाए, दिस कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर आयंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हम लोगों का डबल सॉल्ट की कैटेगरी में आ रहा है ना। यानी दस एक्टिविज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl MgCl2.X2 हो गया। प्रॉपर्टीज किस किस के शो कर सकता है, K प्लस के कर सकता है, Mg प्लस के कर सकता है, Cl नेगेटिव के कर सकता है। तो सच कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट। तो ये अच्छे से याद रख लेना है कि डबल सॉल्ट किसको बोलोगे, ऐसे जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे। और वो जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर पाए, उनको आप लोग क्या बोलने वाले हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब जो पानी में जाने के बाद भी टूटेंगे नहीं, वैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही रहेंगे, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये तो दो चीजें बड़ी अच्छे से क्लियर है। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। अब देखो, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट, पोटास अल्म हो गया, मोहर सॉल्ट हो गया, ये सब पानी में जाके अपनी आइडेंटिटी को दिखाते हैं, मतलब टूट जाते हैं कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में। फॉर एग्जाम्पल पोटास अल्म की बात करूं तो K प्लस में टूट जाएगा, Al+3 में टूटेगा, सल्फेट में टूटेगा। अगर मोहर सॉल्ट की बात करूं तो Fe+2 में टूटेगा, अमोनियम NH4+ में टूटेगा, SO4 ट्वाइस नेगेटिव में टूटेगा। तो ये सभी के पानी में जाके टूटेंगे, तो जो भी पानी में जाके टूट जाता है और उसी को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, यानी विच लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलोगे। सो बेसिकली कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन, है ना। यानी ऐसे कंपाउंड जो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर ले सॉल्यूशन में, यानी कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन इन aqueous solution, this these compound do not furnish all the simple ion but instead give more complex ion having complicated स्ट्रक्चर। मतलब ये पूरे तरीके से तो नहीं टूटते हैं, बट एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में टूटते हैं जिनका स्ट्रक्चर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है पोटेशियम फेरोसाइनाइड FeCN6 4 नेगेटिव। सो अगर मैं इसको तोड़ू, जैसे मान लो मेरे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव K2, और ये रहा हम लोगों का Fe, ये रहा CN6-4, ठीक है। सो अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, लेट अस अज्यूम मैं K4 ले रहा हूँ, K4 लेके चलते हैं। तो जब ये पानी में जाएगा तो कैसे टूटेगा बेटा, 4K+, यानी पोटेशियम का आयन तो अलग मिल जाएगा, बट ये कॉम्प्लेक्स नहीं टूटेगा, ये पूरा एक साथ ही एग्जिस्ट करेगा -4 के चार्ज के साथ, ठीक है। तो ये फर्दर नहीं टूटेगा, मतलब यहाँ से आप Fe+, Cn नेगेटिव इन सबको फर्दर नहीं देख सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, यानी complex compound which retain their identity in the solution in aqueous solution. These compound do not furnish all the simple ion but instead give more complex ion having complicated structure. ठीक है। अब देखो, in other words, in this compound the complex ion retain their identity in the solution which is different from their constituents. ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन कौन से अलग अलग एग्जांपल है जिसमें आप इसको देख सकते हो बेटा। सो सम एग्जांपल्स आर CONH36, CL3, K2, PtCl6, they all are the example of the complex compound. ठीक है। सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं फटाफट डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। सो अगर मैं डबल सॉल्ट की बात करूं तो दे एग्जिस्ट ओनली इन द सॉलिड स्टेट, और इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट इनकम्प्लीटली इनटू आयन। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करूं तो दे एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एज वेल एज in aqueous solution because in complex ion does not dissociate into ions. दूसरा, they usually contain two simple salt in equimolar proportion। मतलब ये usually contain क्या होता है, इसके अंदर दो simple salts होते हैं इक्वल अमाउंट्स में। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि the simple salt from which they are formed may or may not be in the equimolar proportion। अब देखो, दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं, दे मे और मे नॉट बी आयोनिक बट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तो एकदम कंफर्म है कि भाई कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा, जैसे FeCN6 था, तो उनमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसमें तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा ही होगा, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सोल्यूशन। The properties of double salt are same as those of their constituents compound. The property of these compound are different from its constituents. So ये कुछ मेजरली डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच। अब देखो,
कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ते समय? तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है? सबसे पहला टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स आयंस की। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स आयन किसको बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे कॉम्प्लेक्स आयन को? सो कॉम्प्लेक्स आयन मे बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकली चार्ज एंटिटी which is formed by the combination of simple cation with one or more neutral molecule। ठीक है, यानी अ कॉम्प्लेक्स आयन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंटिटी विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपल कटायन विद वन और मोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन की कैटेगरी में पढ़ सकते हैं। इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी एंड यूजली इंडिकेटेड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो यूजली इसको किससे इंडिकेट करते हैं? स्क्वायर।
राइट। सो अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स आयन की, तो उसको जनरली हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट में। यानी इट एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करता है, एंड यूजली इंडिकेटेड विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। जैसे कॉपर NH3 4 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना, विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो जैसे ये कॉम्प्लेक्स आयन हो गया हम लोग का। द कॉम्प्लेक्स आयन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, जैसे CuNH3 4+2, इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आप सभी देख पा रहे हो, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। उसी तरीके से अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इस कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स के नाम से बताएंगे। ठीक है, यानी दैट वन विद द नो चार्जेस, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो तीन तरीके के कॉम्प्लेक्स हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो पॉजिटिव जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव जिसके ऊपर की कोई भी नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है उसको हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोला करेंगे। ठीक है। अब हमारा दो इंपॉर्टेंट चीज आता है, दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, और एक होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? तो होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक को आप कैसे डिफाइन करोगे? सो होमोलैप्टिक का मतलब होता है हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड लिंक टू द सेंट्रल मेटल। अगर सेंट्रल मेटल पे कोई एक ही तरह का लिगेंड लिंक कर रहा है, मेटल एटम और आयन, तो दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक कैसे डिफाइन करोगे? हैव मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन। फॉर एग्जांपल CuNH3 4Cl2, ये हो गया आपका हेट्रोलैप्टिक का एग्जांपल। रिमेंबर क्या करना है, तो कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स आयन। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें पढ़ा था कि ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो ये पानी में जाके डिसोसिएट तो होंगे नहीं, टूटेंगे ही नहीं। तो अगर ये वाटर के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि दे डू नॉट गिव टेस्ट फॉर कॉपर प्लस एंड NH3+। ठीक है। नाउ अब सारा कहानी आता है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट। ठीक है, कि किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो कॉम्प्लेक्स आयन को। सो द टर्म सच एज लीगेंड, सेंट्रल मेटल, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो समझते हैं कि किसको आप क्या क्या बोलने वाले हो। तो देखो, ये जो कॉपर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम, इसको क्या बोला करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। और ये NH3 जो है, इसको क्या बोलेंगे? लीगेंड। ये लीगेंड का काम कर रहा है, मतलब लोन पेयर को डोनेट कर रहा है। उसी तरीके से जो 4 क्या बता रहा है, ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है कि यहाँ पे 4 लीगेंड हैं मेटल के आसपास। और ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में है उसको क्या बता रहा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को। और जो 2 है वो बता रहा है कि चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स आयन पे। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फटाफट आप सभी बताना। जैसे मान लो Fe है, और ये है हमारा CN6। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ FeCN6 में कौन किसको क्या बता रहा है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसमें कौन सा लीगेंड होगा, कौन सा मेटल होगा, और कितना चार्ज है, इन सभी चीजों को बताना है। तो देखो ये Fe क्या हो गया, जल्दी बताओ फटाफट।
राइट। देखो इस तरीके से अगर लिगेंड्स को मैं डिफाइन करूं कि किस तरीके से आप लिगेंड को डिफाइन करोगे, तो द सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ एन आयन और द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और समटाइम positively charged ion possessing at least one lone pair, and these surrounded ion are called ligands. So इसको हम क्या बोलेंगे? Ligand. So the ligand are attached to the central metal ion or atom through the coordinate bond or also known as dative bond. यानी ligand आप किसको बोलोगे कि सेंट्रल मेटल आयन है, यानी ये मेटल है और ये सराउंडेड होता है लीगेंड से। लीगेंड आर कॉल्ड लोन पेयर डोनर्स, ये लोन पेयर को डोनेट्स करते हैं, ठीक है। जिसके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर हो उसी को हम लोग बोलेंगे लीगेंड। So these are surrounded ions called ligand. The ligand are attached to the central metal ion or atom through a coordinate bond or we say dative linkage. तो dative linkage के थ्रू ये होता है। In the formation of coordination complexes, ligand act as the electron pair donor or we say Lewis basis. So in the formation of coordination complexes, ligand जो होते हैं वो किसकी तरह act करते हैं? Act as the electron pair donor or we say Lewis basis. एग्जाम्पल देखो, इन द कॉम्प्लेक्स लाइक CONH3 6 और FeCN6 4, NH3 and CN negative are called ligands, and ligand invariably contain one or more atoms called the donor atom having the lone pair of electron. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करना, the number of donor group for a given ligand attached to the same central atom is called denticity, कि उसकी डेंटिसिटी कितना है। फॉर एग्जाम्पल ligand like NH3 CH3 NH2 PH3 can form only one coordinate bond, क्योंकि एक ही लोन पेयर है N के पास, यहाँ पे N के पास, यहाँ P के पास। So due to presence of only one lone pair, they can form only one coordinate bond with the central metal. So their denticity is 1. Similarly, अगर मैं इसकी बात करूं, ethane 1,2 diamine NH2 CH2 CO negative have the two donor atom in each molecule or ion, and each can form two coordinate bond with the central metal ion, and hence उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो उसकी डेंसिटी को हम लोग 2 बोलेंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो these ligand contain only one donor atom or a site which is capable of donating an electron pair, and thus attached to the central metal ion only at a one point. तो उसको बोलेंगे यूनिडेंटेड, कई लोग इसको मोनोडेंटेड भी बोलते हैं। उसी तरीके से पॉलीडेंटेड क्या हो जाएगा भाई? तो पता है एक से ज्यादा है अगर, है ना, अगर 2 हुआ तो बाईडेंटेड या डाईडेंटेड, 3 हुआ तो ट्राईडेंटेड, 4 हुआ तो टेट्राडेंटेड। तो पॉलीडेंटेड का मतलब हो गया when the more number of donor group are present. So ligand containing two or more such atom which can simultaneously serve as a donor atom are called polydentate, ठीक है। Such ligand attached to the central metal ion at a more than one point. Example देखते हैं, जैसे polydentate ligand with the two donor sites are called bidentate, and with the 3 4 5 6 are called tri, tetra, and so on. Basically, the certain polydentate ligand have a flexidentate character. Flexidentate का मतलब क्या होता है? जैसे कि उसके पास डोनेटिंग ग्रुप 4 तो है, लेकिन वो जरूरत पड़ने पे सिर्फ 2 ही करेगा या 3 कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो 4 के 4 करे। So certain polydentate ligand have a flexidentate character, that is, they do not use all the donor atom to form a complex EDTA, है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए EDTA है इथाइलिन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, बट इट कैन आल्सो एक्ट एज अ पेंटाडेंटेड और अ टेट्राडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये काम करता है। तो रिमेंबर रखो, some ligands like SO4 ion can act both as a monodentate as well as the bidentate ligand, and this is very much clear from the following example कि SO4 यहाँ पे monodentate की तरह काम कर रहा है और SO4 यहाँ पे bidentate की तरह काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ये दो एक ही ऑक्सीजन है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं मोनोडेंटेट। यहाँ पे दोनों तरीके से कर रहा है तो हम इसको बोलेंगे बाइडेंटेट। अब आता है नेक्स्ट चिलेटिंग लिगेंड। ये चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? तो बेसिकली पॉलीडेंटेड लिगेंड द स्ट्रक्चर ऑफ विच permits the attachment of two or more donor site at the terminal of a chain to the same metal or simultaneously, thus closing one or more rings are called chilating ligands, ठीक है। यानी एग्जांपल से भी समझेंगे चिलेटिंग का क्या इफेक्ट है। जैसे मान लो ये कोई मेरे पास मेटल हो गया और कुछ इस तरीके से लिगेंड है कि एक लिगेंड यहाँ से है, एक लिगेंड यहाँ से है, और इसके दो दो डोनर ग्रुप है, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी, एक यहाँ से भी। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू टू डोनर ग्रुप्स दे बिहेव लाइक अ चिलेटिंग। चिलेटिंग मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना मेटल के आसपास, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी thus a chilate may be defined as a ring structure formed by the combination of polydentate ligand having two or more donor atom at the terminal with the metal ion forming the part of the ring. The process of formation of chilate is called chilation effect. Example से देखते हैं,
जैसे कि ये कॉपर है, यहाँ पे हमारे पास है इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है। सो ये है हमारा इथेन 1,2 डाइअमाइन, इधर भी और इधर भी, तो दो ईएन लगा रखा है। तो देखो यहाँ पे एक डोनर ग्रुप ये रहा, एक डोनर ग्रुप ये रहा। तो ये इथेन 1,2 डाइअमाइन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये इस तरीके से डोनेशन कर रहे हैं, एक NH2 ग्रुप इधर से भी कर रहा है, उसी का एक NH2 यहाँ से भी कर रहा है। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। चिलेट कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल, ठीक है। चिलेट कॉम्प्लेक्सेज आर मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेज इन विच द लिगेंड is monodentate, and this increased stability of the compound due to chelation is called the Chillet effect। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, Chillet effect। Generally, the Chillet complex with 5 or 6 member rings are more stable, and out of these 5 member rings are very stable when these involve the saturated ligands। ठीक है। अब बात करते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स की, कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म एम्बिडेंट लिगेंड। So there are certain ligands which have a two or more donor atom, but in forming complex, only one donor atom is attached to the metal ion. Such ligand are called ambident ligand। मतलब इसके पास दो दो डोनर ग्रुप होते हैं, पर अटैच कोई एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल NO2 है, तो इसमें N भी डोनेट कर सकता है, O भी डोनेट कर सकता है। CN में C भी कर सकता है, N भी कर सकता है। SCN में S भी कर सकता है, N भी कर सकता है। तो these type of ligand are called ambident ligand। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रिजिंग लिगेंड, जो एक ब्रिज बनाते हैं, यानी ब्रिजिंग लिगेंड एंड द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज गिवन नेम एज अ ब्रिजेस कॉम्प्लेक्सेस। यानी बेसिकली इसके पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड द लिगेंड यूज्ड टू गेट कोऑर्डिनेट टू टू और मोर मेटल। ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास है CH2 बेंजीन साइक्लोपेंटेडाइन, ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं। सेंट्रल मेटल एटम और आयन अभी समझ ही चुके हैं हम लोग कि जो भी सेंट्रल मेटल होता है लोन पेयर एक्सेप्टर होता है और लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोल रहे थे बेटा, जिसमें पूरा लिगेंड और मेटल दोनों की केमिस्ट्री होती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड व्हिच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर इनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, और उसी स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी द लिगेंड एंड द मेटल atom shown inside the square bracket actually behave as a single constituent unit, and the bonding between the central metal ion atom and the ligand in the coordination sphere is non-ionizable। मतलब ये कभी भी पानी में जाके टूटते नहीं है, they are called non-ionizable। and the outer part जो भी इसके बाहर होगा K4Cl कुछ भी बाहर है, they all are called ionizable sphere। ठीक है। सो ये हो गया सारा क्लासिफिकेशन इसका हम लोगों का। अब नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका बेसिकली, एक कोऑर्डिनेशन नंबर और रह गया है, उसको देख लो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे 4 है तो बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच्ड है तो बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर आता है कि मेटल का किस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो उसको भी हम लोग एक्चुअली निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया हम लोगों का, जस्ट हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया कि इट इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द मेटल एटम और आयन हैज अपीयर्स टू हैव व्हेन कंबाइंड विद द लिगेंड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर देख लो, सिमिलरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe देख लो। क्या है, कैसे निकालोगे, तो इसको x मान लो, Cn पर सबको पता -1 चार्ज होता है, तो -1 × 6 6 हो गया, इज इक्वल टू टोटल चार्ज है -2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, +2, दैट इज 6 - 4 दैट इज +2। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट टर्म हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ईएन रूल और कुछ थ्योरीज हैं, वहां से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। टिल इसको एक बार रिवाइज कर लो पूरे अच्छे से, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और वहां से स्टार्ट करेंगे।